द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यायपालिका कोलेजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी केशवानंद भारती केस 1973 और संविधान का आधारभूत ढांचा। यहाँ से आपको प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ राज्य सिविल सेवा, पीसीएसजे और वनडे एग्ज़ाम में भी प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मुद्दे पिछले 6 माह से चर्चा में हैं, हिंदी और इंग्लिश समाचार पत्रों में छपते रहे हैं और एडिटोरियल का हिस्सा भी बनते रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व किस केस से हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में रही है तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम जजेस केस 1981, द्वितीय जजेस केस 1988, तृतीय जजेस केस 1993 या चतुर्थ जजेस केस 2015। तो कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व तृतीय जजेस केस 1993 से हुआ, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का गठन किस संविधान संशोधन से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 96 या 97 या 99। तो एनजेएसी का गठन सरकार ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से किया था। ठीक है, वर्ष भी याद रखिएगा और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, एनजेएसी का गठन। और 4th जजेस केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया। क्या हवाला दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, वायलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीश करते हैं। 4 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश या 8 न्यायाधीश। तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, इस पर हमारा संविधान मौन है। ठीक है, यानी कि अधिकतम संख्या क्या होगी इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था। ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो अभी ऊपर आपको बताया, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस 1951 का है, सज्जन सिंह 1965 का है, गोलकनाथ केस 1967 का है। इसके वर्ष को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, HCS 2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे द्वारा निर्मित किया गया। तो केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित निर्णयों में से किस में कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। केशवानंद भारती केस में या SR बोम्मई केस में या इंदिरा साहनी केस में या मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं, ऐसा SR बोम्मई केस 1994 में कहा गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। केशवानंद भारती 1973 का है। इंदिरा साहनी केस आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो कि 1992 का मामला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है केवल सुप्रीम कोर्ट को, केवल हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट्स की, न्यायालयों की वो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों को और कार्यपालिका के आदेशों की जांच करते हैं, और यदि वे कानून या फिर आदेश संविधान के विरुद्ध होते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें असंवैधानिक और अवैध घोषित कर देता है, नुल एंड वाइड घोषित कर देता है। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है।
न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस पर आधारित है और न्यायपालिका को उच्च विधायिका का दर्जा भी प्रदान करता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, भारत के साथ साथ यूएसए की न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136 है, 143 भी है, 145 और 226 हाई कोर्ट, 246, 372 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? केवल हाई कोर्ट को या केवल सुप्रीम कोर्ट को? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को? ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी अपना रिकॉर्ड्स रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय की शक्ति देता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 129 में, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो ऐसे न्यायालय के निर्णय, ठीक है, डिसीजंस और प्रोसीडिंग्स लिखित होती हैं, रिटन होती है और इन निर्णयों को संजो के रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के समक्ष पूर्ण निर्णय के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, दूसरा ये है कि ऐसे न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मान के लिए किसी भी प्रकार की दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है और ये शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में निहित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संविधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय की शक्ति देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कृष्णा अय्यर द्वारा, न्यायमूर्ति A.N. रे द्वारा या न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री द्वारा या P.N. भगवती द्वारा? तो करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति P.N. भगवती द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका करेक्ट आंसर, ऊपर भी आप इस तरह का प्रश्न देख चुके हैं, S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ न्यायपीठ का निर्णय आबद्ध कर है, यानी कि बाउंडेड बाई प्रत्येक बाद की न्यायपीठ पर या बाद की कम न्यायाधीशों की न्यायपीठ पर या समान संख्या की बाद की पीठ पर या प्रत्येक संवैधानिक पीठ पर। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की वृहद न्यायपीठ, ठीक है, उसका निर्णय आबद्ध कर है प्रत्येक बाद की न्यायपीठ पर। ठीक है, और दूसरा है बाद की कम न्यायाधीशों की न्यायपीठ पर। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए केशवानंद भारती केस जिसमें 13 जजेस हैं और वहीं बेरूबारी के बात करें 1960 का केस बेरूबारी जिसमें 5 जजेस हैं। ठीक है, तो अधिक संख्या वाले न्यायाधीशों की जो पीठ है वो कम न्यायाधीशों की संख्या वाली पीठ के निर्णय को उलट देती है। ठीक है, रिजेक्ट कर देती है। तो प्रत्येक बाद की न्यायपीठ होगी, दूसरा कम न्यायाधीशों की पीठ होगी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाद है, यानी कि कौन सा फर्स्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया? सलाहकारी अधिकारिता या परामर्शदात्री अधिकारिता। ठीक है, तो केस कौन सा है? ये है केस इन री दिल्ली लॉज एक्ट। ठीक है, इन री दिल्ली लॉज एक्ट ये 1951 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी परामर्शदात्री अधिकारिता या सलाहकारी अधिकारिता, एक ही बात है, का प्रयोग किया था। ठीक है, और परामर्शदात्री अधिकारिता या सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 143 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निम्नलिखित सलाहकारी मतों में सही कालक्रम क्या है?
ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रम लगाने के लिए HCS 2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसेस में भी पूछा जा चुका है, इसके अलावा पीसेस जे में भी पूछा जा चुका है। दिल्ली लॉज अधिनियम का मामला, बेरूबारी का मामला, सागर सीमा शुल्क अधिनियम और विशेष न्यायालय निर्देश का मामला। दिल्ली लॉज एक्ट की बात करें तो ऊपर आप देख चुके हैं 1951, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया था। बेरूबारी केस की बात करें तो ये 1960 का मामला है, ठीक है। सागर सीमा शुल्क की बात करें तो ये 1963 का है, ठीक है। और विशेष न्यायालय निर्देश की बात करें तो ये 1978 का है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रम लगा सकते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, या 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, या 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जाती है, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से। और क्यों की जाती है? यदि कार्य बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में हो तो ऐसा किया जाता है, और ऐसी नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के से गठित कॉलेजियम के परामर्श से, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के गठित कॉलेजियम के परामर्श से, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसका जो कॉलेजियम है वो करता है, और वो कॉलेजियम हाई कोर्ट का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। उच्च न्यायालय का कॉलेजियम आप देख लीजिए। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण का फैसला यानी कि ट्रांसफ़र का फैसला कॉलेजियम ही करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के कौन कौन से जज प्रमोशन होकर के सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, इसका फैसला भी कॉलेजियम ही करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम को कब अपनाया गया था? 1993 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी जो विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं, वो इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 131, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों एवं अभिकरण पर अधीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 227 अनुच्छेद की बात है, तो ये अनुच्छेद हाई कोर्ट में है, ठीक है, हाई कोर्ट से संबंध रखता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मुख्य संरक्षण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। जो अधिकारिता है उसका यदि विस्तार करना हो तो कौन करता है? संसद की विधि के द्वारा, या संसद के प्रस्ताव के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा संसद की विधि के द्वारा। ठीक है। संसद विधि बनाएगी और उस विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है। संसद के प्रस्ताव द्वारा नहीं, ना ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। ऊपर आपको स्पष्ट किया जा चुका है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है। ये कथन सत्य है, आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संसद की विधि के द्वारा किया जाता है। अभी अभी आपने देखा, ये भी करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा डी है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो ये कथन भी सत्य है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ना होकर के संसद के पास है। ठीक है। तो ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। असत्य कथन का चयन आपको यहाँ पर करना है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा ना हो। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और कोरम क्या होता है? कार्यवाही, ठीक है, किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की एड हॉक जजेस की नियुक्ति होती है। ठीक है। कोरम 7 होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, CJI को मिला करके। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों से नियुक्ति करता है। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों में है। तो ये डी क्वेश्चन आपका असत्य हो जाता है। ठीक है। एडहॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, हाई कोर्ट में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, एक्टिंग जजेस की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कानून मंत्री? तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर राष्ट्रपति द्वारा? तो करेक्ट आंसर है आपका संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। संसद सिफारिश करेगी, ठीक है, और राष्ट्रपति हटा देगा सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, असत्य कथन का चयन करना है आपको। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, हाई कोर्ट के द्वारा भी। ठीक है। तो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट की शक्ति है, तो ये करेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन इसमें आपका ए हो जाता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, 232 या फिर 233?
233। तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कैट का गठन जो है राजीव गांधी के काल में हुआ था। ठीक है, कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, ये भी सही है। अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत कैट के निर्णय को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2, 3 और 4 सत्य हैं। ठीक है, पहला इसमें असत्य हो जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन लाल बहादुर शास्त्री के काल में नहीं बल्कि राजीव गांधी के काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, लोक अदालतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक अदालत है। ठीक है, विवाह संबंधित या पारिवारिक विवाद संबंधित मामले लोक अदालत में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो लोक अदालतों द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, उपर्युक्त में से 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी। ठीक है, लेकिन परामर्श संबंधित अधिकार, ठीक है, यानी कि परामर्शदात्री अधिकारिता, ठीक है, या सलाहकारी अधिकारिता केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सलाहकारी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं। कोलकाता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी या मद्रास। तो आपका करेक्ट आंसर गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बेमेल को चुनना है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख संविधान के अध्याय 4 भाग 5 में है, तो ये करेक्ट हो जाता है। हाई कोर्ट की बात करें तो अध्याय 5 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जहां अध्याय 4 है वहीं हाई कोर्ट में 5 है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में तो वहीं हाई कोर्ट भाग 6 में, एक एक ऐड हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर भी एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक ऐड हुआ, यहाँ पर भी एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऐड हुआ, इधर भी एक ऐड हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका भाग 7 दिया हुआ है। ठीक है, अध्याय में एक ऐड हो जाएगा, लेकिन भाग यहाँ पर भी 6 ही है। ठीक है, भाग 7 के बजाय 6 होगा यहाँ पर, तो आपका जो बेमेल है वो सी हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 का में है, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है आपको। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये करेक्ट है। अधिकरण के निर्देशानुसार किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 माह में करना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, अधिकरण की 4 सहयोगात्मक पीठें हैं, भोपाल में है, पुणे है, कोलकाता और चेन्नई में है, ये भी सही है। पीठें याद रखिएगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। इसके अलावा 4 है, इस अधिकरण में कोई NGO ही शिकायत कर सकता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, कोई NGO ही शिकायत कर सकता है ऐसा नहीं है, कोई NGO भी कर सकता है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा केवल 1, 2, 3। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 134 को मिलाकर के 132 को पढ़ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिला करके 132 को पढ़ना। ठीक है, अनुच्छेद 134A प्लस 132। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 34 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यानी कि केंद्र और राज्यों में जो भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, उसका डिसीजन देने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी या अपीली या मूल अधिकारिता या फिर रिट अधिकारिता? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूल अधिकारिता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का नहीं है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के राज्यपाल को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न प्रायः अभ्यर्थियों से गलत हो जाता है। हाई कोर्ट का जो जज है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या उस राज्य के हाई कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको या फिर राज्यपाल को। ठीक है, राष्ट्रपति को ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, भारत की समेकित निधि से नहीं, राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन पेंशन की बात जब आती है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाएंगे, लेकिन पेंशन दी जाएगी भारत की संचित निधि से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारत की जो समेकित निधि है उससे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, क्या ये सही है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं। किसी भी संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें कौन सा है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, देश में 24 न्यायालय हैं, 24 हाई कोर्ट्स हैं, सही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य हैं, बिल्कुल सही है। कौन कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र का यानी कि यूनियन टेरिटरी का कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, उसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद पर पदोन्नति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, उच्च न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है किस प्रकार? संविधान के संरक्षक की भूमिका में या सलाहकारी की भूमिका में या देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में या फिर अपने रिट अधिकार क्षेत्र में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सलाहकार की भूमिका में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है किस मामले में? सलाहकार की भूमिका में के मामले में। ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये थे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम NJSC केशवानंद भारती केस और आधारभूत संरचना से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है,
चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।